वेलकम टू सिविल्स फोड़ो। यहाँ पे हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा रिवीजन प्लस पीवाईक्यू। ठीक है, यहाँ पे हम सारे पीवाईक्यूज देखेंगे जो यूपीएससी कंडक्ट करती है, उन सारे एग्जाम्स का। नॉट ओनली यूपीएससी सिविल सर्विसेज, और भी सारे जैसे एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, इंजीनियरिंग सर्विस हो गया, जियो साइंटिस्ट हो गया, सीएपीएफ हो गया, कुछ स्टेट पीसीएस के भी एग्जाम्स, उन एग्जाम्स के भी क्वेश्चंस देखेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है इस सीरीज का, इस वीडियो का, कि जो मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस प्रिपेयर करती है यूपीएससी, उनके पास एक बैंक होता है, क्वेश्चन बैंक, और उसी से वो क्वेश्चंस बार बार रिसाइकल करते रहते हैं। ठीक है, तो आपको अगर उन सारी क्वेश्चंस का एक जगह पे कंपाइलेशन मिल जाए, उन सारे को अगर आपने रिवाइज कर लिया, तो आप ये मान के चलिए कि आपका 80 टू 90% आपका रिवीजन हो चुका है उस सब्जेक्ट का। ठीक है, और एग्जाम में आपको पता है कि यूपीएससी सीएससी में 50% जो क्वेश्चन हैं वो स्टैटिक होते हैं। ठीक है, स्टैटिक पार्ट से आते हैं। तो स्टैटिक पार्ट में अगर जिसने अच्छा किया वही उसी स्टूडेंट का रिजल्ट आएगा, दैट इज गिवन। अगर आपका स्टैटिक वीक है तो आप रिजल्ट नहीं ले सकते, दैट इज ऑल्सो गिवन। ठीक है, सो आप इसको देख सकते हैं, लोग जो बोलते हैं जिन्होंने क्लियर किया है उनसे आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि स्टैटिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। ठीक है, लेकिन स्टैटिक में अब अगर अभी तक जितना भी आपने पढ़ाई की है उसके बाद अगर आप एक रिवीजन करते हैं जिस सारे पीवाईक्यूज का जो यूपीएससी पूछती है अलग अलग एग्जाम्स में, तो आप ये मान के चलिए कि आपका पूरा रिवीजन हो चुका है, उसके बाद बचता ही नहीं है कुछ। और 80 टू 90% अगर आपने कर लिया है कवर, तो बाद के उसके बाद जो 10 से 20% बचते हैं, ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल ही नए होंगे आपके लिए, आप इसको बहुत मुश्किल से कर पाएंगे या फिर कुछ ही बच्चे होंगे जो कर पाएंगे। सो दैट डज नॉट मेक मच डिफरेंस। पर अगर आपने यहाँ पे कुछ गलती करी, जो 80 टू 90% है, यहाँ पे जब आपने गलती करी तो इसका मतलब है कि आप रेस में पीछे रह जाएंगे, क्योंकि मेजोरिटी बच्चे जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं वो इसको जरूर सही कर लेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है हमारा। तो यहाँ पे पॉइंट है, ये है कि आपको इन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे करवाया जाएगा हर सब्जेक्ट का, नॉट ओनली। यहाँ पे हमने ज्योग्राफी लिया है, क्लाइमेटोलॉजी पार्ट 1 है ये, यहाँ पे हमने ज्योग्राफी से स्टार्ट किया है। एवरी सब्जेक्ट का आपको पूरा रिवीजन कराया जाएगा अलॉन्ग विथ पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज से फायदा यह है कि आपको सही डायरेक्शन में रिवीजन का डायरेक्शन मिलेगा, राइट, और क्वेश्चन की डेप्थ भी पता चलेगी कि अलग अलग एग्जाम्स में वो कैसे पूछते हैं, राइट। सो अगर आपने ये पूरा किया, सो दैट्स गोइंग टू बी अ विन विन सिचुएशन फॉर यू, राइट। सो यहां से हम स्टार्ट करेंगे, क्लाइमेटोलॉजी ज्योग्राफी से हमने स्टार्ट किया है। एंड ज्योग्राफी को अगर हम देखें तो ज्योग्राफी में देखो तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले आता है क्लाइमेटोलॉजी, इसीलिए हमने क्लाइमेटोलॉजी से स्टार्ट किया है। 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट 10 ईयर्स में। ठीक है, दूसरा है ड्रेनेज सिस्टम जो कि अगला होगा। ठीक है, उसके बाद है इंडियन फिजियोग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है, मैप बेस्ड क्वेश्चंस, और फिर उसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, ओशियनोग्राफी है। ये अगर कवर किया तो आपका 80 टू 90% सिलेबस यहीं से कवर हो जाएगा। और अगर इतना करने के बाद आप इसको अच्छे से रिवाइज करके जाते हैं, आप मान के चलिए कि आपका स्टैटिक पोर्शन बहुत ही सॉलिड हो जाएगा, उसमें गड़बड़ होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, जो भी इसको फॉलो कर रहे हैं प्लीज फॉलो प्रॉपरली। ठीक है, उसके इसमें अगर कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन मैं देता हूं जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, प्लीज नोट इट डाउन, राइट। और उसके साथ साथ आप सारा वीडियो कवर करें, दैट विल बी अ बिग गेम चेंजर फॉर यू गाइस, राइट। सो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये सारे एग्जाम्स कवर किए जाएंगे, यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे पीसीएस के भी क्वेश्चंस होंगे, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, यहाँ पे जियो साइंटिस्ट मैंने ऐड नहीं किया है, इसमें जियो साइंटिस्ट का भी क्वेश्चन होगा, इंजीनियरिंग सर्विस का भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलेंगे, और इससे अच्छा सोर्स क्या ही हो सकता है रिवीजन का, राइट। सो लेट्स स्टार्ट देन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1, और ये कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। thickness of the troposphere at the equator is much greater as compared to poles। यानी कि जो थिकनेस है एटमॉस्फेयर की वो इक्वेटर पे ज्यादा है कंपेयर टू पोल्स। तो आपको पता है कि ये सपोज अगर अर्थ है हमारा और दिस इज इक्वेटर, तो यहाँ पे इक्वेटर हो गया, तो ये कह रहा है कि थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर यहाँ पे ज्यादा है और पोल्स पे कम है। सो दैट इज अ फैक्ट, इट इज ट्रू। यहाँ पे ये कुछ, यहाँ पे करीब ये 18 किलोमीटर होगा, ठीक है, और यहाँ पे कुछ ये 8 नहीं 8 किलोमीटर, मैं बार बार इसको 5 लिखता हूँ,
8 किलोमीटर होता है, ठीक है, और पूरे अर्थ का जो एवरेज ट्रोपोस्फेयर की हाइट है वो 13 किलोमीटर है, किलोमीटर नॉट केजी, किलोमीटर, ठीक है, 13 किलोमीटर ये एवरेज हाइट है, राइट। सो ऑब्वियसली इक्वेटर के पास ट्रोपोस्फेयर की हाइट ज्यादा होगी, पोल्स के पास ट्रोपोस्फेयर की हाइट कम होगी। सो फर्स्ट स्टेटमेंट स्टैंड्स करेक्ट, थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा क्या कहता है, एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स। कन्वेक्शनल करंट्स यानी कि ऑब्वियसली इक्वेटर के पास क्या है, सनलाइट की वजह से, एक्स्ट्रा सनलाइट है इसके पास, तो सनलाइट की वजह से इसको वहां पे विंड एक्टिविटी ज्यादा होगी, तो एयर जो है वो ज्यादा ऊपर तक ट्रैवल करेगा, दैट इज द रीजन कि वो ज्यादा हाइट तक है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। सो दिस इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। ये क्वेश्चन सीएसई 2024 में पूछा गया है, सो यू कैन अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ दिस क्वेश्चन, पर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन रीजन में पूछा गया है, सो ये बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, तो इस तरीके से ये इसका राइट आंसर होगा ए, ठीक है। अगर किसी कोई डाउट होता है और कहीं पे कुछ आपको क्लैरिफिकेशन समझ में आता है, पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिव्यू इट, ठीक है। सेकंड कहता है, सेकंड क्वेश्चन है अगेन, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड बाय, अगेन 24 का ही है क्वेश्चन ये, the atmosphere is heated more by incoming solar radiation than by terrestrial radiation. incoming solar radiation भी आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे। स्टेटमेंट 2 कहता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आर, अच्छा आर छूट गया यहाँ पे, गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। देखिए अब आपको यह समझना पड़ेगा कि एटमॉस्फेयर की हीटिंग कैसे होती है, और इस टॉपिक पे अभी आप जैसे जैसे देखोगे, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा, तो आप देखोगे कि सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पे कम से कम 10 क्वेश्चन पूछे गए, राइट। सो दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो देखो एटमॉस्फेयर, सपोज दिस इज आवर अर्थ और यहाँ पे सन मान लेते हैं ऐसा, ठीक है, तो सन से क्या है कि लॉन्ग वेव, सॉरी नॉट लॉन्ग, शॉर्ट वेव इंसोलेशन आते हैं, शॉर्ट वेव्स आते हैं। शॉर्ट वेव का मतलब है, मैं यहाँ पे बता दूं, शॉर्ट वेव मतलब होता है कि एनर्जी हाई है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी भी हाई है, और वेवलेंथ कम है, ठीक है, इतना आप ध्यान रखना, राइट। इससे आपको समझ में आएगा, वेवलेंथ कम, एनर्जी हाई एंड फ्रीक्वेंसी भी हाई, ठीक है, ये हो गया। अब ये हमारा एटमॉस्फेयर मान लेते हैं, इसके बीच में हम, सॉरी, इसके बीच में हम ये मान लेते हैं कि दिस इज आवर एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में जब ये एंटर करेगा तो अर्थ इसको एब्जॉर्ब करेगा, सारा कुछ तो एंटर नहीं करता, इसमें से हम जब हीट बजट पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से 49% रिफ्लेक्ट हो जाता है एटमॉस्फेयर के अपर लेवल से ही, 51% अंदर आता है, जिसमें से अगेन 49% जो है वो स्कैटर हो जाता है और डिस्ट्रॉय नहीं होता, स्कैटर हो जाता है, एब्जॉर्ब नहीं होता, एंड ओनली 2 to 3% ही जो है वो अर्थ रिसीव कर पाता है, ठीक है, ये हीट बजट का ही पार्ट है, इतना रिसीव करेगा और ये अर्थ को हीट अप करेगा। व्हेन अर्थ हीट्स अप, अर्थ स्टार्ट्स वर्किंग लाइक ए वार्म बॉडी, ठीक है, और ये वार्म बॉडी की तरह स्टार्ट बिहेव करेगा, एंड देन इट विल स्टार्ट सेंडिंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अर्थ अपना रेडिएट करना स्टार्ट करेगा, जिसको नाम ही दिया गया है लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो एटमॉस्फेयर जो है वो इस रेडिएशन के लिए, जो शॉर्ट वेव है उसके लिए ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब करेगा, राइट। उसमें एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है, जो CO2 है, जो वाटर वेपर है, वो सारे उसको एब्जॉर्ब करेंगे और वहां से हीटिंग स्टार्ट होगी एटमॉस्फेयर की, राइट। सो एटमॉस्फेयर जो हीटअप होता है वो सिर्फ लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से होता है, शॉर्ट वेव से नहीं होता, क्योंकि शॉर्ट वेव तो ट्रांसपेरेंट, या तो ये रिफ्लेक्ट हो गया है या फिर ये इसको पेनिट्रेट करके अंदर आ गया है, देयर इज नो एब्जॉर्प्शन, राइट। सो द अमाउंट ऑफ हीटेड The atmosphere is heated by incoming solar radiation, ये तो गलत हो गया, incoming solar radiation से atmosphere is not heated, तो पहला statement is wrong, ठीक है। दूसरा कहता है कार्बन डाइऑक्साइड and other greenhouse gases in the atmosphere good absorber of long wave radiation, that is true। जो कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में एंड जो वाटर वेपर है वो इस लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे एंड उसको हीट करेगा, एंड दैट इज आल्सो ग्रीन हाउस, हाउ ग्रीन हाउस इफेक्ट वर्क्स, ठीक है, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब ही यही है कि एक ब्लैंकेट सा है, जैसे ब्लैंकेट वाला एग्जांपल देता हूं हमेशा, ब्लैंकेट जैसा जैसे हम ओढ़ते हैं ठंडी में, तो ब्लैंकेट कीप्स यू वार्म, कैसे, क्योंकि हमारी बॉडी रेडिएट करती है हीट
एंड वो ब्लैंकेट जो है उसको ट्रैप करके रखता है, तो उसी हीट की वजह से हम हीट फील करते हैं, राइट। अगर वो ब्लैंकेट हटा दो तो सारी हीट निकल जाएगी, हमें हीट फील नहीं होगा, हमें कोल्ड फील होगा, राइट। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू, फर्स्ट इज रॉन्ग। सो यहाँ पे सेकेंड ट्रू, सॉरी सेकेंड, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकेंड इज करेक्ट। सो इसका आंसर होगा डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। जहां पे भी आपको क्लियर कोई डाउट हो, कोई क्लैरिटी नहीं हो, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज डालें, तो उसको हम देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एयर टेम्परेचर इज करेक्ट। एयर टेम्परेचर, तो एयर टेम्परेचर, और ये एनडीए में पूछा गया है 2024 में। देखो आप एनडीए समझ के ये मत सोचना कि दिस क्वेश्चन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है, सारे क्वेश्चन यूपीएससी नहीं बनाए हैं। सो ऑब्वियसली दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट आएगा, आपको कॉन्सेप्ट काम आएगा, ठीक है। सो हर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है, राइट। एयर टेम्परेचर इज मेजर्ड एट ए स्टैंडर्ड हाइट ऑफ 1.2 मीटर अबव द ग्राउंड सरफेस, ठीक है। अब एयर टेम्परेचर जब हम मेजर करेंगे तो उसकी एक हाइट होती है कि सर्टेन हाइट पे हम मेजर करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि यूपीएससी में अक्सर बोला जाता है कि जो अगर डेटा दिया जाए तो वो गलत होता है। सो इन दैट केस इट इज नॉट वर्किंग हियर, ये सही है आंसर इसका, ये स्टेटमेंट सही है, राइट। सेकंड कहता है द एवरेज रेट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज विथ हाइट इज टर्म्ड एज एनवायरमेंटल टेम्परेचर लैप्स रेट, व्हिच इज एब्सोल्युटली ट्रू, ठीक है। अगर ये अर्थ सरफेस है तो यहां से हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारी क्या है, टेम्परेचर जो है वो कम होते जाता है, एंड दैट मेजरमेंट इज कॉल्ड लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट, एंड विच इज 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। यानी कि 1 किलोमीटर ऊपर आप जाओगे तो 6.5 डिग्री यानी 6.5 डिग्री टेम्परेचर का लॉस हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट स्टैंड्स करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, नहीं सॉरी, फर्स्ट स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, सेकंड इज आल्सो करेक्ट। ये वाला ट्रिक जो आप यूज करते हो वो हमेशा काम नहीं करता, दैट हैज टू बी केप्ट इन माइंड। यूपीएससी इस चीज को समझते रहती है, उसी के अकॉर्डिंग वो ऑप्शंस भी सेट करती है। तो हमेशा वो ये कॉन्सेप्ट नहीं इस्तेमाल करना है कि डेटा दिया है तो वो गलत ही है, अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये दोनों ही सही है, एंड इस केस में इसका आंसर बोथ 1 एंड 2 है, राइट। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ इज अगेन एनडीए से है, 2024 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑरोरा इज करेक्ट। ऑरोरा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि, अच्छा 3 स्टेटमेंट है, पहले सारे स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ऑरोरा के बारे में है ये, द सोलर विंड अपॉन रीचिंग द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स 2 मैग्नेटिक पोल्स एंड ए कलरफुल डिस्प्ले ऑफ लाइट इज सीन इन द नाइट स्काई। सेकेंड कहता है द पार्टिकल्स इंटरैक्ट विद द डिफरेंट गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड ईच गैस ग्लोज विद ए पर्टिकुलर कलर। Okay. In April 2023, aurora was captured in the night sky in India by the Indian Astronomical Observatory at Henley, Ladakh. ये करंट का इशू हो गया, ठीक है। 2024 का क्वेश्चन है, 23 का एक इशू है ये, और ये 2023 में ये न्यूज में कवर किया गया था, ठीक है। और 2023 में ही लद्दाख भी न्यूज में था, क्योंकि वहां पे डार्क ऑब्जर्वेटरी बनाई गई थी, ठीक है, डार्क ऑब्जर्वेटरी, उसकी वजह से भी ये न्यूज में था, राइट। अब देखते हैं, हर स्टेटमेंट को देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है द सोलर विंड अपॉन रीचिंग द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज डायरेक्टेड टुवर्ड 2 मैग्नेटिक पोल्स। अब देखो सोलर विंड क्या है, पहले हम वो समझ लेना चाहिए। सोलर विंड इज नॉट द विंड द वे वी अंडरस्टैंड, नॉर्मल विंड जैसे हम देखते हैं वैसा नहीं है। सपोज ये अर्थ है, ये सन है, ठीक है, सन को हमने छोटा बनाया जस्ट टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज सन तो काफी बड़ा है अर्थ से। सो यहां से क्या है कि सन स्पॉट जब होंगे तो यहां से एक इजेक्शन होते हैं चार्जेस के, ठीक है, चार्जेस के इंजेक्शंस होंगे, और वो पूरे कह सकते हैं स्पेस में फैलेगा सन के चारों तरफ, तो अर्थ की तरफ भी आएगा, ठीक है, दूसरी तरफ भी जाएगा पर अर्थ की तरफ भी आएगा। तो अर्थ की तरफ जो आएगा वो ऑब्वियसली जो हमारा मैग्नेटिक पोल्स है वो उसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि चार्जेस आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स, राइट। मैग्नेटिज्म का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। सो ये चार्जेस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और ये यहां पे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे हमें दिखेगा, ठीक है, इंटरैक्ट होगा। तो जब वो एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं ये चार्जेस, तो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है उसके साथ इंटरैक्ट करते हैं और कलर निकलता है क्योंकि एनर्जी जो इंटरैक्शन होगा उससे एनर्जी रिलीज होगी, तो वहां पे कलर आपको दिखेगा, ठीक है। सो दैट इज ट्रू, राइट, क्योंकि पहला स्टेटमेंट कहता है सोलर विंड अपॉन रीचिंग द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द 2 मैग्नेटिक पोल्स एंड ए कलरफुल डिस्प्ले नाइट। ये दिन में भी होता है पर दिन में दिखेगा नहीं, रात को दिखेगा, सो दैट्स व्हाई यहां पे आपको दिखेगा, ठीक है। उसके बाद जो नॉर्दर्न पोल पे एक और इंफॉर्मेशन मैं यहां पे ऐड कर दूं,
जो नॉर्दर्न पोल पे होता है ऑरोरा, उसको ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं, ऑरोरा बोरियालिस। और जो सदर्न, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होगा, नॉर्दर्न नॉर्थ पोल पे होगा, ठीक है। और जो साउथ पोल पे होगा उसको ऑरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं, ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। इसको याद रखना बहुत ही आसान है, ऑस्ट्रेलिया क्योंकि सदर्न हेमिस्फेयर में है तो आपको याद रह जाएगा कि ऑरोरा ऑस्ट्रालिस जो है वो साउथ पोल की बात हो रही है, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं, ये साउथ पोल पे होगा और इसको ऑरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जो चीजें हो रही है उसको ऑरोरा ऑस्ट्रालिस कहेंगे, यहाँ पे जो होगा उसको ऑरोरा बोरियालिस कहेंगे, ठीक है। सो इतना तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, पहला सही हो गया। दूसरा क्या कहता है, द पार्टिकल इंटरेक्ट विद डिफरेंट गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड ईच गैस ग्लोज विद ए पर्टिकुलर कलर, सो दैट इज आल्सो ट्रू, ठीक है। क्योंकि अलग अलग गैसेस के साथ इंटरेक्ट करेगा तो अलग अलग कलर्स निकलेंगे इन अप्रैल। और ये करंट अफेयर्स का न्यूज है जो कि अगेन सही है, थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू, ठीक है। तो इस केस में इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3, ठीक है। आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको ऑरोरा समझ में आ गया, इसका मैकेनिज्म समझ में आ गया, नॉर्थ पोल पे क्या कहते हैं उसको, साउथ पोल पे क्या कहते हैं, ऑल दिस इंफॉर्मेशन यू हैव विथ यू, ठीक है। देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, Which of the following statements regarding insolation is are correct? अगेन देखो इंसोलेशन पे बहुत सारे सवाल आएंगे, क्योंकि इसी से आपको पता चलता है कि अलग अलग टॉपिक्स में, अलग अलग चैप्टर्स में किन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, कहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। उसको अगर आप प्रॉपर तरीके से रिवाइज करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सो insolation is predominantly short wave radiation with wavelength in the range of 0.39 micrometer to 0.76 micrometer, ठीक है। अब ये जो रेंज दिया गया है वेवलेंथ का, ये है विजिबल लाइट का, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, विजिबल लाइट का, ठीक है, जो कि होता है 400 नैनोमीटर भी लिखते हैं इसको, टू 700 या फिर 800 भी लिखते हैं कभी कभी, अलग अलग जगह पे अलग अलग लिखा रहता है। सो 400 टू 800 नैनोमीटर आप मान के चलिए, ये विजिबल लाइट का रेंज है। पर जो इंसोलेशन होता है वो सिर्फ विजिबल लाइट में तो नहीं होता, उसके ऊपर उसमें अल्ट्रावायलेट रेज भी होते हैं, इंफ्रारेड भी होता है, सब कुछ होता है। सो इंसोलेशन इज प्रीडोमिनेंटली शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन विथ, हाँ, पर ये है कि प्रीडोमिनेंटली जो इंसोलेशन आता है वो विजिबल रेंज में होता है, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो उस केस में ये सही हो जाएगा। Insolation is evenly distributed across the earth because, ये कैसा सवाल है, आप देखिए, अब इसको CDS 24 में पूछा गया है और यहाँ पे कह रहा है evenly distributed, is it possible? हमने अभी जस्ट पहला ही क्वेश्चन देखा कि इंसोलेशन जो है वो पोल्स पे बहुत कम आता है और इक्वेटर पे सबसे ज्यादा मिलता है। सो इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड वाला तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, ठीक है। तो आप देखो कि एक ही कॉन्सेप्ट पे बार बार क्वेश्चन बनाए जाएंगे अलग अलग तरीके से। तो सेकंड इज रॉन्ग, फर्स्ट इज करेक्ट, और उस केस में आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा। आई होप ये क्लियर है। सिक्स्थ, अब ये देखो इसमें क्या है, लैप्स रेट पे पूछा गया है और ये अगेन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जियो साइंटिस्ट में पूछा गया है 24 में, राइट। ट्रोपोस्फेयर में नेगेटिव लैप्स रेट, अब देखो इसको याद रखने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप यहाँ पे अर्थ सरफेस है आपका, ठीक है। द फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर के ऊपर कोई लिमिट नहीं है एक्चुअली, तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये है आपका ट्रोपोस्फेयर, या अर्थ है, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड ये थर्मोस्फेयर। अब जो टेम्परेचर है वो पहले घटेगा इसमें, ठीक है। उसके लिए मैं ये जैसे मैं याद रखता हूं वो बता देता हूं आपको। तो उसमें क्या है कि मुझे याद रखने का जो तरीका है वो मैं बता रहा हूं आपको। ट्रोपोस्फेयर में पहले टेम्परेचर घटेगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट होगा, फिर घटेगा, फिर कांस्टेंट होगा और फिर बढ़ता जाएगा, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर, ये ट्रोपोपॉज है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोपॉज, मेसोस्फेयर, मेसोपॉज और थर्मोस्फेयर, राइट। थर्मोपॉज होता नहीं क्योंकि ऊपर कोई लिमिट ही नहीं है। सो पहले ये घटेगा, तो यहाँ पे लैप्स रेट, नेगेटिव लैप्स रेट का मतलब कि टेम्परेचर कम हो रहा है। सो ट्रोपोस्फेयर में नेगेटिव लैप्स रेट है, दैट्स ट्रू, तो पहला स्टेटमेंट सही है। स्ट्रेटोस्फेयर में अगेन नेगेटिव नहीं, स्ट्रेटोस्फेयर में क्योंकि यूवी रेडिएशन होता है यहाँ पे, तो इसलिए स्ट्रेटोस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव लैप्स रेट नहीं होगा। सो ये हो गया गलत, सेकंड हो गया गलत। और सेकंड जैसे ही गलत, क्या पूछा है हमें, हाउ मेनी करेक्ट, अच्छा तो हमें ये भी देखना पड़ेगा। अब मेसोस्फेयर में अगेन नेगेटिव, तो मेसोस्फेयर में देखो ये मेसोस्फेयर है तो यहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा है, तो यहाँ पे अगेन ये सही है, नेगेटिव लैप्स रेट, ये सही हो जाएगा।
एंड थर्मोस्फेयर में पॉजिटिव लैब स्टेट यानी कि फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, तो अगेन ये भी सही है। तो 3 सही है, एक गलत है। जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है, 3 सही है। सो 3 सी इज द राइट आंसर। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। अगला देखिए, ये तो काफी इजी लग रहा है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमोस्फेयर ऑल वेदर फेनोमेनन अकर। ये तो काफी सिंपल है, आप मुझे लगता है सारे लोग ही कर लेंगे। सारे के सारे वेदर फेनोमेनन होते हैं ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में, क्योंकि मैक्सिमम जो एयर की डेंसिटी है वो ट्रोपोस्फेयर में ही है, राइट। उसके ऊपर एयर की डेंसिटी कम होती जाती है, पर मैक्सिमम डेंसिटी लाइज इन द ट्रोपोस्फेयर इटसेल्फ, ठीक है, जिसकी वजह से इसका आंसर हो जाएगा ट्रोपोस्फेयर बी। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसको देखते समय जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप उसको पॉज करके एक बार अपना आंसर जरूर कैलकुलेट कर लें, क्या आंसर होना चाहिए, एंड देन सी की क्या आंसर बताया जा रहा है। उससे क्या होगा कि आपका अपना सेल्फ इवैल्यूएशन भी होगा, राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइसोलाइंस। अब ये एक नया सवाल है, इसको एक्चुअली मैं ऑनेस्टली बोलूं तो जब मैंने भी देखा तो मुझे भी देखना पड़ा कि इसका सही आंसर क्या है, क्योंकि ये बड़ा अजीब अजीब सा चीज, जिसमें से मुझे एक ही पता था, ये आइसोहेलाइन, जो सैलिनिटी से रिलेटेड है, ठीक है। सो 3 अगर सही है तो सिर्फ ये नहीं हो सकता, बाकी 3 ऑप्शन अभी भी मेरे पास ओपन है और मैं इसमें फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूं कि क्या है। तो देखो इसमें क्या है कि जो आइसोहाइप्सिस है ये इलेवेशन से होता है, इक्वल इलेवेशन, ठीक है, इक्वल एलिवेशन को आइसोहेप्सिस कहते हैं। एंड आइसोहेल सनशाइन, इक्वल सनशाइन, जहां पे इक्वल सनशाइन आ रहा है उसको आइसोहेल कहते हैं। आइसोनिफ इक्वल स्नोफॉल वाले एरिया को कहते हैं, जहां पे भी इक्वल स्नोफॉल होगा उस पॉइंट्स को जब आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, उसको लाइन से मिलाएंगे तो जो लाइन बनेगा उसको आइसोनिफ कहेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 सही है, ये गलत है, फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग, जिसमें आइसोहेप्सी है जो कि क्लाउडनेस नहीं एलिवेशन से है, ठीक है। सो इसका 1 2 3 इज द राइट आंसर, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस इज, जरा पानी ना दीजिएगा, पानी। अगला स्टेटमेंट कहता है द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन इन विंटर। अब अगेन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे। सो इसको आप ध्यान से सुनना, ठीक है। पहला स्टेटमेंट कहता है द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन इन विंटर, ठीक है। इसका मतलब है कि विंटर में टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट ज्यादा होता है, समर में कम, सॉरी समर में ज्यादा होता है, ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन इन विंटर, ऐसा बोल रहा है। बट द रियलिटी इज कि जो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट है वो विंटर में ज्यादा होता है कंपेयर टू समर, ठीक है, किसी भी एरिया का, ठीक है। तो यहां पे लैंड एंड ओशन की बात की है, कॉन्टिनेंट और ओशन की। तो इसमें क्या है, जो कॉन्टिनेंट है, ठीक है, इसका जो स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट, ठीक है, वो ज्यादा होता कम होता है वाटर से। कॉन्टिनेंट का जो स्पेसिफिक हीट है वो कम होगा वाटर से, विच मीन्स कि पानी जल्दी ठंडा नहीं होगा, जल्दी गर्म भी नहीं होगा, इट टेक्स टाइम, ठीक है। बोल बोल के मुझे प्यास लग जाती है, जस्ट आई टेक ए सिप ऑफ वाटर। ओके, तो स्पेसिफिक हीट क्या है? जो स्पेसिफिक हीट का मतलब है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट, अगर डेफिनेशन में जाएं तो 1 केजी लिया जाता है किसी भी सब्सटेंस का। 1 केजी अगर उसको गर्म करना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है, ठीक है, 1 केजी किसी सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, उसमें जितना भी हीट लगेगा उसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो अगर ज्यादा स्पेसिफिक हीट है, इसका मतलब कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में ज्यादा हीट लग रहा है, मतलब वो जल्दी गर्म नहीं होगा, ठीक है। या फिर 1 डिग्री कम करे तो जो हीट रिलीज होगा दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो लैंड का कम होता है वाटर से, दैट मीन्स कि लैंड नहीं तो जल्दी गर्म, सॉरी वाटर नहीं तो जल्दी गर्म होगा, ना ही जल्दी ठंडा होगा। तो जब गर्मी होती है तो लैंड क्या इक्वली गर्म होकर वाटर के लेवल तक पहुंच जाता है, लेकिन जब ठंडा होगा तो लैंड क्योंकि बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, उस केस में जो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट है
वो विंटर में ज्यादा देखने को मिलेगा, समर में नहीं। तो पहला स्टेटमेंट उस बेसिस पे गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड सरफेस। हाँ, वाटर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड सरफेस, दैट इज ट्रू। अभी तो जस्ट हमने वही डिस्कस किया। सो सेकंड इज ट्रू, फर्स्ट इज रॉन्ग, फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज ट्रू, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, प्लस ड्यूरिंग समर एंड विंटर, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिए। आई वुड से कि आप इसका नोट्स भी बना लें। With reference to the Earth's atmosphere, which one of the following statements is correct? अर्थ एटमॉस्फेयर के रेस्पेक्ट में कौन सा सही है? और ये यूपीएससी 2023 में पूछा गया है, ठीक है। The total amount of insolation received at the equator is roughly about 10 times of that received at poles, ठीक है। यानी कि पोल पे जितना हुआ रिसीव, उससे 10 टाइम रिसीव होता है इक्वेटर पे। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। और आपको पूछा क्या है, कौन सा सही है? तो आपको ऐसा तो आपने पढ़ा नहीं है, इतना डिटेल तो एनसीईआरटी वगैरह में तो होता नहीं, क्लासेस में भी ये सब कवर नहीं किया गया होगा, ठीक है। सेकंड देखते हैं, इंफ्रारेड रेज कॉन्स्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ इंसोलेशन, ठीक, 2/3 ऑफ इंसोलेशन इंफ्रारेड रेज होते हैं। स्टिल यू हैव नो आइडिया। Third, infrared waves are largely absorbed by water vapor that is concentrated in the lower atmosphere, ठीक है। जो लोअर एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है वो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यानी कि इंफ्रारेड वेव्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज करेक्ट, ये चीज आपने पढ़ी है, राइट। और उस बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते थे, अदरवाइज ये दोनों डेटा हमें पता नहीं है। फोर्थ क्या कहता है, इंफ्रारेड वेव्स आर ए पार्ट ऑफ विजिबल, नहीं, विजिबल स्पेक्ट्रम का पार्ट नहीं है इंफ्रारेड रेज, ठीक है। तो ये तो आप इजीली इसको आउट कर सकते थे, ये ऑप्शन मुश्किल नहीं था। ये तीन ऑप्शन मुश्किल थे, पर सी आप कर सकते थे क्योंकि सी के बारे में आपको पता है, आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। वैसे इसके बारे में एक और क्वेश्चन है जिसपे काफी डिटेल में हम बात करेंगे, इसलिए हम इसको यहां पे नहीं करेंगे, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, और इसका राइट आंसर है सी, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाई क्लाउड्स प्राइमरीली, अगेन ये यूपीएससी 2022 का है, और ये क्वेश्चन ऐसा है जो आई डोंट थिंक बच्चों को शायद गलत करवाने के लिए ही लिखा गया था, ठीक है। पर अगेन ऐसे क्वेश्चंस इस तरीके से हम मोस्टली नहीं पढ़ते क्लाउड्स के बारे में इतना डिटेल में, एनसीईआरटी में तो ये सब डिटेल नहीं है, अगर कहीं है तो आप मुझे जरूर बताइए। High clouds primarily reflect solar radiation and cool the surface of the earth. Low clouds have a high absorption of infrared radiation emanating from the earth's surface and thus cause warming effect. ठीक है, ये अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस, ठीक है। और इसके ऊपर हम ये मानते हैं कि एक लेयर हमारा ये लो क्लाउड हो गया और एक लेयर हमारा ये हाई क्लाउड हो गया, और यहां पे सन मान लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि हाई क्लाउड्स प्राइमरली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल। देखो हाई क्लाउड जो है उसकी थिकनेस कम होगी ऑब्वियसली, क्योंकि वो काफी ऊपर गया है, हल्का है तभी, तो उसकी थिकनेस कम होगी। जो थिकनेस कम होती है तो उसको आसानी से पेनिट्रेट कर जाएगा सनलाइट। लो क्लाउड जो है वो उसकी थिकनेस ज्यादा होती है, तो इसको ये आसानी से पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, एंड दैट कॉजेस रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट स्टैंड्स रॉन्ग, हाई क्लाउड प्राइमरली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस, वो गलत हो गया, हाई क्लाउड नहीं बल्कि लो क्लाउड्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं, सो पहला स्टेटमेंट इज रॉन्ग। लो क्लाउड्स हैव ए हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन इमिनेटिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस एंड दस कॉजेस वार्मिंग इफेक्ट। नाउ दिस इज अगेन रॉन्ग, क्योंकि जो लो क्लाउड्स हैं वो इसको पेनिट्रेट, आई मीन जो इंफ्रारेड रेडिएशन है वो इसको पेनिट्रेट करके हाई क्लाउड से रिफ्लेक्ट होके आएगा, ठीक है। एंड इन दैट केस सेकेंड इज अगेन रॉन्ग, और इसका आंसर हो जाएगा डी। पर अगर आपने कॉमन सेंस यूज किया होता तो ये क्वेश्चन गलत ही होता, ठीक है। इसको आपको लगेगा कि ये तो यहां से रिफ्लेक्ट होगा, वो ऊपर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और गलत हो जाएगा आपका आंसर, राइट। सो डी इज द राइट आंसर, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। आई गेस कि ये फिर से रिपीट होने के चांसेस है, इसका हो सकता है 2026 में ही रिपीट किया जाए, तो इसलिए ये क्वेश्चन तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Then comes next, the boundary layer of the forest at which, ये तो easy है, exchange occurs and some insolation is returned directly to space. Energy exchange occurs and some insolation is returned directly to space.
रिटर्न डायरेक्टली। अब देखो एक टॉपिक है इसमें अल्बीडो, अल्बीडो या अल्बीडो। सो अब देखो कि यूपीएससी ने क्या किया कि कुछ ही टॉपिक लिए हैं, उसी के ऊपर उसका नेचर चेंज करके, वर्डिंग चेंज कर करके बार बार आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। आपको ये चीज ध्यान रखना है, अल्बीडो के ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो अब क्या है कि एक फॉरेस्ट सॉइल है, लेटर फॉरेस्ट लेटर है, फॉरेस्ट फ्लोर है, फॉरेस्ट कैनोपी है, तो जहां से भी रिफ्लेक्शन होगा तो फॉरेस्ट कैनोपी से ही तो होगा। ये फॉरेस्ट है, यहाँ पे इसके ये पत्ते हैं, ये कैनोपी है, तो यहीं से तो रिफ्लेक्ट होगा, है ना। नीचे तो नीचे आएगा तो एब्सॉर्ब हो जाएगा ना, नीचे तो रिफ्लेक्ट होगा नहीं। इसने बोला है कि रिफ्लेक्शन होता है, सो कैनोपी, फॉरेस्ट कैनोपी इज द राइट आंसर। ठीक है, देन which one of the following is known as the life supporting zone of the earth? ये अगेन काफी इजी है, CISF में पूछा गया है। एंड which one of the following is known as the life supporting zone of the earth? लाइफ सपोर्टिंग तो बायोस्फीयर है ना, बायोस्फीयर ही लाइफ सपोर्ट करता है, सो अगेन बी इज द राइट आंसर। और ये काफी इजी था, इसमें जान नहीं थी ज्यादा। अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशन इज लार्जली अब्सॉर्ब्ड बाय जियो साइंटिस्ट में पूछा गया है, एंड पूछ रहा है कि अल्ट्रावायलेट कौन एब्सॉर्ब करता है, और यहां है की एक बहुत ही कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन होता है, ठीक है, ओजोन को O3 लिखते हैं, ओजोन होता है, और ओजोन जो है वो हमारा यूवी रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जब यूवी रेडिएशन को वो एब्सॉर्ब करेगा तो ओजोन तो है यहाँ पे इन दोनों में नहीं है, तो इसको तो हम वैसे ही आउट कर सकते हैं, क्योंकि बिना ओजोन वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, पर ओजोन के साथ साथ यहाँ पे ऑक्सीजन भी है एंड नाइट्रोजन भी है। नाउ कम्स की अब क्या आंसर होगा ओजोन के साथ साथ। तो आप देखो कि अगर जैसे O3 बन रहा है तो हमारे पास क्या होता है, O2 होता है ऑक्सीजन, और एक है O3, तो इसका मतलब है कि इसको एक फ्री ऑक्सीजन चाहिए जो इसमें ऐड होगा, और वो ये बन जाएगा। ठीक है, तो फ्री ऑक्सीजन कहां से आएगा, तो एक्चुअली क्या होता है कि O2 ही ब्रेक होगा ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन में, और इसको ब्रेक करने के लिए यूवी रेडिएशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और ये जो फ्री हो गया है वो अगेन एक O2 से रिएक्शन करेगा और बना देगा O3। ठीक है, और इस रिएक्शन के लिए अगेन यूवी रेडिएशन लगता है ना, इस रिएक्शन के नहीं, O3 अगेन यूवी रेडिएशन जो है वो एब्सॉर्ब करेगा। तो यहां पे भी यूवी रेडिएशन यूज हो रहा है और यहां पे भी, तो ऑक्सीजन एंड ओजोन दोनों यूवी रेडिएशन को एब्सॉर्ब करते हैं, सो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट वेरिएबल गैस पूछ रहा है। वेरिएबल गैस नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा गैस जिसका अमाउंट जो है वो एटमॉस्फेयर में चेंज होता रहे, घटता बढ़ता रहे। ठीक है, तो आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है उसका अमाउंट 78% पे फिक्स है, क्योंकि बुक में ही दिया है तो ऑब्वियसली वो फिक्स्ड है, तभी तो दिया है, हर जगह पे यही लिखा होता है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो भी 21% है, तो इसका भी अमाउंट फिक्स्ड है, ये भी हर जगह छपा होता है। तो जो चीज इतनी बार बुक में लिखी जा रही है इसका मतलब कि दीज थिंग्स आर कांस्टेंट, दीज थिंग्स आर नॉट चेंजिंग, है ना, उनका कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हो रहा है। सो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इज अ फिक्स्ड, तो फिक्स्ड में से ऑक्सीजन नाइट्रोजन हटा दीजिए, इसमें से ऑक्सीजन है तो ये हट गया, नाइट्रोजन है तो ये हट गया, ऑक्सीजन है तो ये हट गया, क्या बचा, यही बचा सी। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। ठीक है, अगर आपको वेरिएबल गैस डायरेक्टली पता था तो उससे भी कर सकते थे, अदरवाइज इस तरीके से आप इसको एलिमिनेट करके भी कर सकते थे। ठीक है, अगला, ओजोन लेयर विच अब्सॉर्ब्स द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज फाउंड इन, ये अगेन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सीरियस में पूछा गया है। ओजोन लेयर कहां पे होता है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, ये तो जितने भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनको ऑब्वियसली पता होगा। ठीक है, तो उसमें जान नहीं है ज्यादा। टेम्परेचर इन्वर्जन, नाउ दिस क्वेश्चन इज लिटिल डिबेटेड, और मुझे इसका आंसर सेटिस्फैक्टरी नहीं मिला, क्योंकि जो बुक मैंने रेफर किया है उसमें वो कहता है कि अपर ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन शुड हैपन इन लोअर ट्रोपोस्फेयर, राइट, पर इसका आंसर बी दिया है, एंड यूपीएससी ने भी इसका आंसर बी दिया है। सो हाउ इज दिस, व्हाट इज द कंक्लूजन, आई हैव नो आइडिया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी एंड अदर सोर्सेज गूगल वगैरह किया है तो इट सेज लोअर ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, पर आंसर इसका यूपीएससी ने अपर ट्रोपोस्फेयर दिया है, पर इसका आंसर लोअर ट्रोपोस्फेयर ही होना चाहिए। हर जगह हमने टेम्परेचर इन्वर्जन लोअर ट्रोपोस्फेयर में ही पढ़ा है। ठीक है, सो दिस इज अ डिबेटेड आंसर। आप लोग को अगर पता हो तो मुझे इसका लॉजिकल बताइए कि बी कैसे होगा। ठीक है,
विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? और सीडीएस सॉरी नॉट सीडीएस जियो साइंटिस्ट ने पूछा है 2021 में, पूछा है कि नॉट करेक्ट यानी गलत कौन है? The troposphere is lower at high latitudes than at low latitudes. Low latitudes का मतलब है इक्वेटर के पास, high latitude का मतलब है पोल्स के पास. So that is true. Troposphere is lower at high latitudes. ये चीज तो सही है, अभी हमने फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में ही देखा है कि हाई लैटिट्यूड्स पे ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है वो कम होती है, लो लैटिट्यूड्स पे ट्रोपोस्फेयर की हाइट काफी ज्यादा होती है. सो फर्स्ट इज करेक्ट. नॉर्थ साउथ टेम्परेचर ग्रेडियंट आर मच स्टीपर इन विंटर. ये देखो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट कभी भी होगा वो शार्प होगा विंटर में ही. सो ये अगेन सही है और मैंने बताया था इस कॉन्सेप्ट पे कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे. सो दिस इज हाउ यूपीएससी फ्रेम्स क्वेश्चन. कॉन्सेप्ट स्टेज देयर, they frame question around it, new questions every single time, right? So देख लो ये भी सही है. The strongest horizontal temperature gradient are in the mid latitudes in both summer and winter. Now this is again, ये शायद मैंने डिस्कस नहीं किया अभी, पर जो सपोज ये हमारा अर्थ है तो आपको पता है कि इक्वेटर के पास तो मैक्सिमम इंसुलेशन है, ठीक है, और पोल्स के पास इंसुलेशन में काफी कमी है. तो इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर का जो ग्रेडियंट है वो काफी कम होगा. कॉन्ट्रास्ट इज वेरी लेस क्योंकि काफी ठंडा है, पर और यहाँ पे भी कॉन्ट्रास्ट काफी कम होगा क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट है, डे एंड नाइट का जो ड्यूरेशन है वो भी काफी सिमिलर है. तो इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट कम होगा, पर मिड लैटिट्यूड्स में जो है टेम्परेचर ग्रेडियंट आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है. सो अगेन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. द स्ट्रॉन्गेस्ट हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर ग्रेडियंट यहाँ पे मिड लैटिट्यूड में ज्यादा होगा. नॉर्थ साउथ टेम्परेचर ग्रेडियंट आर मच स्टीपर इन समर. अब देखो इसी का उल्टा हो गया, तो या तो आंसर बी होना चाहिए था या सी होना चाहिए था, आपको पहले ही पता चल जाना चाहिए क्योंकि पूछा है गलत कौन है, तो इन्हीं दोनों में से ही कोई गलत होगा, राइट? क्योंकि ये सही है तो ये गलत हो गया. सो डी इज द राइट आंसर. ठीक है, इस क्वेश्चन को 50-50 पे आना, 2 ऑप्शंस पे आना वाज वेरी इजी. लॉजिकली आपने देखा कि 2 ऑप्शन में से कोई एक ही सही हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के और गलत पूछा है तो इन्हीं दोनों में से कोई गलत होगा. दोनों तो एक साथ सही हो नहीं सकते, ठीक है. सो डी इज द राइट आंसर, मतलब डी इज द रॉन्ग ऑप्शन, रॉन्ग स्टेटमेंट. ठीक है, अगला देखते हैं. अगेन जियो साइंटिस्ट 2021 में पूछा गया है एंड क्वेश्चन सेज व्हिच अमंग द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम अल्बीडो. मैक्सिमम अल्बीडो, ठीक है, मैक्सिमम अल्बीडो. अब अल्बीडो का मतलब क्या, अभी हम जस्ट अभी इसके पहले ही क्वेश्चन देखा है रिफ्लेक्शन वाला, और अल्बीडो का मतलब ही होता है जब जो इंसोलेशन आता है और वो रिफ्लेक्ट हो जाए, द रिफ्लेक्टेड अमाउंट इज कॉल्ड अल्बीडो, या फिर इसका जो नेचर है वो अल्बीडो, यानी जिस नेचर की वजह से रिफ्लेक्शन होता है, मैक्सिमम रिफ्लेक्शन मैक्सिमम अल्बीडो, मिनिमम रिफ्लेक्शन मिनिमम अल्बीडो, सिंपल. ठीक है, तो किसका रिफ्लेक्शन, कहां से रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होगा? वेजिटेशन, डेजर्ट, कॉन्क्रीट, क्लाउड्स. ठीक है, अब देखो क्लाउड्स जो है वो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन करते हैं, ठीक है, पर आई गेस इसका आंसर नहीं, इसका आंसर सही है. क्लाउड्स का अल्बीडो सबसे ज्यादा होता है और इसीलिए इसका आंसर क्लाउड्स होगा. ठीक है, डी इज द राइट आंसर. कैसे, मैंने इसको कैसे कंक्लूड किया, बिकॉज एक बार मैं ऐसे जा रहा था फ्लाइट से एंड जब खिड़की से झांका तो देखा कि देयर वाज समथिंग वेरी शाइनी एंड देन आई रियलाइज कि दीज आर क्लाउड्स, और जिसके ऊपर से रिफ्लेक्शन होके जा रहा है. इट वर्क्स लाइक अ मिरर, क्लाउड्स आर दैट शाइनी, और ऊपर से ऐसे देखने से पता चलता है. ठीक है, सो इन दैट वे क्लाउड्स इज द आंसर. ठीक है, पर अब देखो अभी अल्बीडो बहुत बार बार आएगा, ये तो पार्ट 1 है. पार्ट 2 में जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अल्बीडो के ऊपर कितने सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं. ठीक है, द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय, अब अगेन फिर से आ गया वो क्वेश्चन, एनडीए में पूछा गया है. नाउ आई एम, इस एक पार्ट से ही आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हाउ पीवाईक्यूज आर इंपॉर्टेंट. एक ही क्वेश्चन बार बार, एक ही कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जा रहा है, राइट? सो पीवाईक्यूज आर रियली इंपॉर्टेंट. तो अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय शॉर्ट वेव, नहीं. रिफ्लेक्शन नहीं. लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, दिस इज द राइट आंसर. लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से एटमॉस्फेयर हीट होता है, सिर्फ इसी से हीट होता है, इतना ध्यान रखो आप. ठीक है, देन यस, सो ये था हमारा पार्ट 1 जिसके हमने ज्यादा क्वेश्चन नहीं रखे हैं, ओनली 20 क्वेश्चंस वर देयर. पार्ट 2 आप देखिए, पार्ट 2 में आपको कुछ 30 अराउंड क्वेश्चंस हैं, जो थोड़ा लंबा वीडियो भी है, ऑब्वियसली इससे 1.5 गुना होगा. तो वहां पे आपको अगेन देखने को मिलेगा कि काफी सारे कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं बार 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 बार. पार्ट 3 में प्रेशर एंड विंड सिस्टम हम करेंगे, उसमें फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कहाँ पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, और इसके साथ साथ आपकी रिवीजन भी होगी प्रॉपर. आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं. क्वेश्चन करते समय, वीडियो देखते समय जो क्वेश्चन आपको दिखता है स्क्रीन पे, पॉज इट,
डू योर कैलकुलेशन, मार्क योर आंसर, ओन आंसर, एंड देन सी कि आपका आंसर सही हो रहा है कि नहीं. दिस वे यू कैन रिवाइज इट इन अ वेरी गुड वे. आपका रिविजन अच्छा होगा, जो चीज नहीं मिलती है उसको आप नोट कर लो. न्यू थिंग्स मस्ट बी एडेड टू योर नोट्स. ठीक है, उसको आप रेगुलर रिवाइज करते रहें और फिर सक्सेस इज योर्स. सी यू सून, बाय बाय.